नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज पॉलिटिक्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित सभी प्रश्नों का एक ही वीडियो में समाधान और पूरी विश्वसनीयता के साथ। और ये ज़रूर हर परीक्षा में आ रहा, चाहे एलटी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, या जो भी परीक्षाएं हैं लेखपाल इत्यादि, सब में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमेशा आता है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में राजभाषाओं का उल्लेख किस भाग में है? व्हिच पार्ट, मतलब किस पार्ट में है? तो पार्ट जो है 17, जो 17वां पार्ट है, इसमें भारतीय संविधान की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका उल्लेख है। अब वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं या भाषाओं की कितनी संख्या है जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? मतलब कहाँ कहाँ पर राजभाषा का प्रोविज़न किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक जो है राजभाषा का उल्लेख है संविधान में। जो फिर किसी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में अंगीकार करने की जो अधिकार किसे है? मतलब कोई अगर भाषा हो तो उसे राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन जो है अंगीकार कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है? तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, राज्य का जो विधानमंडल होता है, उसे आर्टिकल 345 में शक्ति दी गई है कि वह किसी भी भाषा को जो है अपनी राजभाषा में क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। भारत की राजभाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और ये आर्टिकल 343 के सब आर्टिकल 1 में जो है डिफाइन किया गया है। दोस्तों भाषा संबंधी विवाद बहुत प्राचीन रहा है और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया इत्यादि ने हिंदी को राष्ट्र की भाषा का दर्जा देने की वकालत की, लेकिन कहीं न कहीं दक्षिण भाषी विवाद के कारण इसको जो है राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया गया। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के पक्षधर थे। भारत की मुख्य आधिकारिक लिपि क्या है? लिपि मतलब स्क्रिप्ट। तो भारत की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, स्क्रिप्ट जो है। और यह जो लिपि है इसका प्रावधान अनुच्छेद 343 के सब आर्टिकल 1 में किया गया है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार अंकों का राष्ट्रीयकरण स्वरूप क्या है? मतलब जो अंक यूज किए जाएंगे, न्यूमेरिकल यूज होगा, तो वो कैसे होगा? तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 जो है इसका जो स्वरूप होगा, मतलब जो कहीं भी यूज किया जाएगा, चाहे वो स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1 2 3 है, इस जो है लैंग्वेज में यूज किया जाएगा। संविधान के किस भाग में राजभाषा का दर्जा, मतलब किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो दोस्तों बता दें अंग्रेजी। अंग्रेजी संविधान के उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। फिर भी जो नागालैंड राज्य है वहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, वर्किंग लैंग्वेज है और कहीं कहीं स्टेट लैंग्वेज है। फिर भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस फार्मूला पर आधारित था? दोस्तों जो राजभाषा संबंधी जो भी प्रावधान किए गए थे तो मुंशी आयंकर फार्मूला, ये 1949 में एक फार्मूला समझौता था जिसमें जो है राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए थे। भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान कब संविधान सभा में अपनाया गया? दोस्तों 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा से संबंधित प्रावधान अपनाया गया और यहीं से जो है 14 सितंबर को भारत की जो हिंदी
दिवस मनाने का कहीं न कहीं संकल्प लिया गया। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का जो है प्रावधान है, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करता है तो आर्टिकल 344 में जो है राजभाषा आयोग का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है, कहा जाता है सबसे अधिक बोली जाने भाषा तो इंग्लिश लगभग 1.5 बिलियन लोग बोलते हैं। इसके बाद मंदारिन जिसे चाइनीज भाषा चाइना की भाषा है 1.28 में मतलब बिलियन जो है इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो वो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर जो है प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष थे। और ये जो आयोग है इसने इस संबंध की जो रिपोर्ट थी भाषा से संबंध में 31 जुलाई 1956 को सौंपी। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों राजभाषा जो अधिनियम था वो 1963 में जो है पारित किया गया और 26 जनवरी 1965 से यह लागू है। राजभाषा अधिनियम है, वो आयोग था और ये अधिनियम है। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों सिंधी भाषा को जो है 15वीं भाषा के रूप में 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। 1967 सिंधी 15वीं भाषा है। पहली भाषा थी जो सिंधी थी जिसको संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 द्वारा किसको राजभाषा का दर्जा दिया? दोस्तों 3 भाषाओं को जो है 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है राजभाषा का दर्जा दिया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, इसका एक ट्रिक है नमक और तीनों इससे आपको क्लियरली याद हो। 71वें संवैधानिक संशोधन नमक का प्रावधान किया गया। 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किसको राजभाषा का दर्जा दिया? तो दोस्तों 92वां जो संवैधानिक संशोधन था उससे जो है 4 भाषाओं को दर्जा दिया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं हैं जिन्हें 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा जो है जोड़ा गया और इसका सूत्र है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दोस्तों इस बार 3 ही भाषा के संबंध में जो है जो नए ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किए हैं उसमें 3 ही संशोधन हुए हैं। एक है 21वां, फिर 71वां, फिर 92वां। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उड़िया। एक उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कब किया गया? तो ये दोस्तों 96वां संवैधानिक संशोधन 2011 में प्रतिपादित किया गया, लाया गया है और जिसके अंतर्गत जो है उड़िया को ओडिया भाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। भारत में कितनी मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएं हैं, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज? तो क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों भारत में इस समय जो है क्लासिकल लैंग्वेज 11 हैं और प्रथम मान्यता प्राप्त शास्त्रीय जो भाषा थी, क्लासिकल लैंग्वेज था, वो या सांस्कृतिक भाषा थी वो तमिल थी। और संस्कृति को भी जो है इसमें दर्जा दिया गया है 2005 में। और दोस्तों आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं ओवरऑल 11 जो है हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। त्रिभाषा फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला मुख्य रूप से किस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो कोठारी कमीशन 1964 से 66 आया, जिसने जो है भाषा संबंधी जो है प्राथमिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम में बाधाएं आ रही थी उसको समाधान कर दिए, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला दिया। और यह जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंतर्गत इस जो है त्रिभाषा सूत्र को जो है अपनाया गया। किस अनुच्छेद में प्रावधान सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की कार्रवाई अंग्रेजी में होगी जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे? तो दोस्तों बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ था
तो कहीं न कहीं अलग अलग भाषाएं थी हर स्टेट की, और भाषा संबंधी बहुत सारे विवाद थे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषाएं होंगी वो इंग्लिश में होगी, जब तक कि संसद अन्यथा बंद ना करे। ये 15 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 348 में SC और SC की जो लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज है, इसका उल्लेख किया गया है कि इंग्लिश ही होगी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का मौलिक अधिकार का वर्णन किस है? यानी जो भाषा से संबंधित अल्पसंख्यक, दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग का कहीं भारत के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन भाषा संबंधी जो अल्पसंख्यक है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 में ये प्रावधान किया गया है। तो भाषा संबंधी, भाषा और लिपि संबंधी जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने जो है अपनी इसको भाषा और लिपि को संरक्षित करने के लिए उनका फंडामेंटल राइट्स है। फिर संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसमें क्या भाषा प्रयोग होगी? तो ये आर्टिकल 2 है 120 में प्रावधान किया गया है, हिंदी या अंग्रेजी में प्रयोग होगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सदस्य जो इस भाषा में भाषण देने में अक्षम है या सक्षम नहीं है, तो वो उस सदन की, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उस सदन के सभापति की जो है अनुमति से अपनी जो है अपनी भाषा में, चाहे वो मातृभाषा हो या उसको जो भी सुविधाजनक भाषा हो, उस भाषा में वो क्या संबोधन कर सकता है। भारतीय संविधान में शिकायतों के निवारण के लिए यानी रेडरेस ऑफ ग्रीवियंस यानी शिकायत के निवारण के लिए कोई भी अभ्यावेदन यानी कोई भी प्रार्थना पत्र देने संबंधी भाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 350। यानी कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट में अगर फंसा है, कहीं पीड़ित है, तो वो अपनी जो मातृभाषा है या जिस भाषा में उसको सुविधा लगे उस भाषा में अपना जो है शिकायती प्रार्थना पत्र किसी भी भारत के राजस्थान में या किसी भी स्टेट में वो दे सकता है। 350 में ऐसा प्रावधान। प्राथमिक स्तर पर भाषा में शिक्षा का प्रावधान प्रदान करना प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बालक को यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है स्टेट की। तो ये जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा है ये अनुच्छेद 350 के ए में जो है प्रोविज़न किया गया है। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें भी ये है कि 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको मदर टंग में जो है या मदर लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, शिक्षा प्रदान किया जाएगा। NEP में भी इसका प्रावधान कर दिया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में किया गया? यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की बात करता है, और वो ऑफिसर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। ये अनुच्छेद 350 के सब आर्टिकल बी में है, 350 बी में है, और जो 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 350 बी। संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास का प्रावधान करे। या किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार या संघ सरकार का यह दायित्व है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास करे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा से संबंधित जो प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश का जो है गठन हुआ था। और ये गठन का इसका महत्वपूर्ण कारण था, एक पोटी श्री रामालुल्लू थे जिन्होंने जो है आमरण अनशन कर दिया। अंत में उनकी 56 दिन के बाद भूख हड़ताल के कारण मौत हो जाती है, जिससे सरकार जो है झुक जाती है और भाषा के आधार से, तेलुगु भाषा के आधार से 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए और उसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जो भी सुधार हो, और जो भी अन्य जो है जानकारी से संबंधित अगर कोई वीडियो बनवाना हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।